नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को करियर फाउंडेशन में। हम लोग आज के लेक्चर में राष्ट्र राज प्रणाली के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस राष्ट्रवाद के उदय के दौरान इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ और जर्मनी का एकीकरण किस तरह से हुआ। बेसिकली हम लोग ये दो चीजों के बारे में पढ़ना है कि इटली का एकीकरण कैसे होता है, किस परिस्थिति में होता है, इटली का एकीकरण क्यों होता है और इटली के एकीकरण से पहले इटली की स्थिति क्या रही है। साथ ही साथ इस इटली के एकीकरण में किन लोगों का योगदान रहा और उन्होंने किस प्रकार से इटली का एकीकरण किया। देखिए, एक चीज मैं बता दूं क्लास शुरू करने से पहले, आपके ये जो टॉपिक है इटली का एकीकरण इतना महत्वपूर्ण है कि इससे संभवतः 2 से 3 सवाल निश्चित रूप से आपको पूछे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और बड़ा फेमस है, क्यों? क्योंकि जब पूरे नेपोलियन यूरोप में अपना सितारा चमकाया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया, उस दौरान लगभग राष्ट्रवाद वाली भावना जो है धीरे धीरे क्या हो गया था, मतलब कि कहीं ना कहीं दब गया था। लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट की पतन हो गया, उसके बाद कहीं ना कहीं यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों ने राष्ट्रवाद की भावना जगाना शुरू किया, वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगना शुरू हुआ और एकीकरण की बात होने लगा। उसका उदाहरण एक हमारा इटली का एकीकरण है, दूसरा जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले हम लोग आज के सेशन में इटली के एकीकरण के बारे में ही समझेंगे। जैसा आप देख रहे हैं पीछे लगा हुआ है कि इटली का एकीकरण। अब इसमें बातें हैं कि समझेंगे क्या क्या, उसको मैं पहले बता दूं और फिर हम लोग इटली का मैप वगैरह देख चुके हैं पहले भी, आज फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, देखिए, जब इटली के एकीकरण की बात करते हैं तो यहाँ एकदम निश्चित रूप से आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई जो ये 1848 से 1870 इटली का एकीकरण का दौर रहा है, ये दौर में कई चरण हुआ, कई व्यक्तियों ने योगदान दिया। इटली के एकीकरण में लोग बड़ा जोर शोर से आगे बढ़े, फिर इटली का एकीकरण कहीं ना कहीं असफल हुआ, फिर दूसरा कोई वैसा उभर करके आया, फिर वो इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया, फिर वो असफल हुआ, फिर उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया और उस इटलीकरण के एकीकरण में अपना योगदान दिया। खैर, ये सब बातें तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ही। उसमें से महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं, जैसे इटली के एकीकरण में हम लोग देखते हैं मेजनी को, काउर को और गैरीवाल्डी को। काउर उस समय वित्त मंत्री हुआ करता था, तो काउर के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर आगे चल करके काउर वहां का प्रधानमंत्री बना। इसके बाद इटली के एकीकरण में काउर और गैरीवाल्डी के योगदान किस तरह से रहा, कैसे मानते हैं कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था और इसके एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं आई और ये किस प्रकार से विभिन्न चरणों में होकर के अंततः इटली का एकीकरण हुआ। देखिए, अब इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि एकीकरण शब्द का मतलब क्या है, इटली का एकीकरण क्या हो रहा है। भाई, इटली जो है एकीकरण से पहले कई भागों में बटा हुआ था, छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था, है ना। और उन भागों में अलग अलग राजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अलग अलग राजा हुआ करता था। एक सिंपल से अगर हम उदाहरण अपना भारत को ले ले तो शायद ज्यादा समझ में आपको आएगा। क्यों? क्योंकि जब भारत के बारे में हम देखते हैं, ठीक, तो भारत में कई छोटे छोटे रियासत हुआ करती थी और उन रियासत में छोटे छोटे रियासत हो या बड़े रियासत हो, उसमें कई मतलब कि अपने अपना शासक हुआ करता था, वहां अपना अपना राजा हुआ करता था, उसकी अपना अपना शासन होती थी। ठीक है, और ये एक दूसरे के प्रति लड़ते रहते थे, जिससे भाई कोई एक संयुक्त संगठन या शक्ति नहीं था जो कि भारत किसी के विरुद्ध में लड़ सके। परिणाम क्या हुआ? उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। ठीक है, मतलब राज्य बहुत बड़ा है, उसमें छोटा छोटा देश बटा हुआ, छोटा छोटा शासक है, अपने एरिया में शासन कर रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध अपना साम्राज्य विस्तार के लिए झगड़ा कर रहा है। तो कोई वैसा व्यक्ति आया जो सोचे कि छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके और क्या करें, हम एक शासन के सूत्र में बांधे और ये संपूर्ण भारत में कोई एक व्यक्ति हो जो शासन करे। इसमें से हम लोग देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में कि भाई सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इन्होंने क्या किया कि संपूर्ण भारत में जो छोटे छोटे राज्यों में खंडित में विभक्त था उसे संपूर्ण अपने साम्राज्य में मिला लिया। खैर, एक कहने का उदाहरण है। उसी तरह से हम लोग इटली को समझते हैं। तो इटली
जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले, मतलब कि इटली के एकीकरण से पहले हम लोग देखते हैं तो इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं नेपोलियन का वहां पर अधिकार था। 2 दशक तक नेपोलियन का शासन रहा इटली में। लेकिन नेपोलियन के शासन के दौरान हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इटली में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे जगने लगी। कोई वैसे व्यक्ति उभर करके आने लगे कि भाई सोचा कि इस इटली को एक संयुक्त राज्य में बदल दिया जाए। और उसमें सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न करता था वो था ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का ज्यादातर आधिपत्य यहाँ पर था। ये देखिए ऑस्ट्रिया है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हालांकि मैंने बताया इधर जर्मनी है, इधर स्विट्जरलैंड है, इधर फ्रांस है, और सार्डिनिया है, कॉर्सिका है, ये हमारा इटली है। ठीक है, सिल्ली भी उस समय किसका? इटली का एक राज हुआ करता था। कई छोटे छोटे, वेनिस है, मिलन है, ये सब इटली का छोटे छोटे, रोम है, नेपल्स है, छोटे छोटे राज थे। और हर एक ये में क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था। ध्यान रखिए इटली का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग इटली के एकीकरण से पहले की बात करें तो सचमुच में इटली का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों भाई? इटली यूरोप में कैथोलिक धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। इटली में हम देखते हैं कि भाई पोप का महत्व था और पोप की राजधानी इटली में हुआ करता था। दूसरी बात हम देखते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत भी कहीं ना कहीं इटली में हुआ। अच्छा, रोमन साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था इटली। और फिर ऐसा समस्या हुआ कि इटली स्वयं छोटे छोटे भागों में बटा। लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए कौन? मैजनी, गैरिबाल्डी, काउर, और इन लोगों ने क्या किया? इटली को फाइनली एकीकरण कर दिया, इटली को एक संयुक्त राष्ट्र में तब्दील कर दिया। सारी बाधाओं को पार करते हुए फाइनली 1870 के अंतिम तक इटली जो है एक नौ राष्ट्र के रूप में तब्दील हो गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे सवाल एकदम यहीं से पूछता है कि मैजनी कहाँ के रहने वाला था, मैजनी का योगदान किस से संबंधित है, या योगदान उसका का संबंध कहाँ से है। तो आपको जर्मनी भी देगा और इटली का एकीकरण भी देगा। ठीक है, तो इटली और जर्मनी में ज्यादातर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हालांकि मैं आगे चल करके जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपको 3 व्यक्ति का याद रखना है जो इटली के एकीकरण में योगदान दिया था: मैजनी, काउर और गैरिबाल्डी। ये तीनों जर्मनी के एकीकरण में नहीं बल्कि इटली के एकीकरण में अपना योगदान निभाया था। ठीक है, और फिर काबुर कौन था, कैसे इन्होंने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया, क्या ये सोचता था, उसके लिए इन्होंने कौन कौन से कदम उठाए, हम लोग सारी चीजें आज बात करेंगे। और फिर ये आगे चल करके आपको एक बड़ा मजेदार वाली बात बताऊंगा कि काबुर ऐसा व्यक्ति हुआ जो चाहता था कि फ्रांस और इंग्लैंड के हमारा सहयोग मिल जाए तो सचमुच में हम इटली से जो बाहरी लोग हैं, जैसे ऑस्ट्रिया वाले या उसका शासन है, हम उसे बाहर कर सकते हैं और बाहर करने के बाद इटली का एकीकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया वाला इन सारे क्षेत्रों में अपना अधिकार जमाया हुआ था, है ना। तो ध्यान रखिएगा और चलिए इसी चीज की शुरुआत हम करते हैं। जहां से संभावित प्रश्न बनाए जाएंगे मैं टोटल बताते चलूंगा। और आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और इतना ध्यान रखिए, अगर आपने ईमानदारी से इस लेक्चर को सुन लिया, आपने ईमानदारी से इस लेक्चर को एक बार रीड कर लिया, तो आने वाले समय में जो इटली के एकीकरण से सवाल पूछेंगे, चाहे कंसेप्चुअल हो, कथन कारण हो, मैच द फॉलोइंग हो, आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूं। और दूसरी बात ये कहता हूं कि भाई जहां से सवाल बनेंगे वो निश्चित रूप से मैं आपको कोट कर दूंगा, बता दूंगा। चलिए, तो हमारा राष्ट्र राज्य प्रणाली क्या है? नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण में हम लोग बेसिक बात बता चुके हैं। क्या बेसिक बात बताया आपको कि इटली का एकीकरण से पहले उसका महत्व क्या था, है ना, उसके बारे में लोग क्या सोचते थे, यूरोप में उसका क्या ख्याति था। चलिए, तो यहां से हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो एक बात आती है कि इटली का एकीकरण का जनक जेनेवा निवासी कौन है? जोसेफ मैजनी है। तो एक सवाल तो हमारा इसलिए मैंने नोट कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, अगर ना भी पूछे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभी जिस चीज को हम छोड़ते हैं ना, वही छोटा चीज हमारे लिए क्या करता है? उत्पीड़न करता है। ठीक है, तो क्या है हमारा कि मैजनी को क्या माना जाता है?
इटली एकीकरण का जनक माना जाता है या जन्मदाता माना जाता है। ये रहने वाला कहाँ के है? जेनेवा के रहने वाला है। ठीक, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, नेपोलियन ने इटली के विजय के बाद इटली में गणतंत्र की स्थापना किया और सम्राट बनने के बाद उन्हें 3 बड़े भागों में समूहित कर दिया। पहला व्यक्ति ऐसा नेपोलियन हुआ, भले वो बाहर का था, फ्रांस का रहने वाला था, है ना। और देखिए थोड़ी थोड़ी बात को अपना रिकॉल करते जाइएगा मस्तिष्क में, जो मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ाया, जर्मनी में इटली में एकीकरण के बारे में पढ़ाया, या फिर कभी वैसे बात जो औद्योगिक क्रांति के दौरान हमने पढ़ाया, तो वो सारे बात आपके दिमाग में आते रहना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या किया, जब इटली पर अधिकार किया तो इटली पर अधिकार करने के बाद इन्होंने इटली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 बड़े बड़े प्रांत थे और वहां पर अपना रिश्तेदार को नियुक्त कर दिया। फ्रांस ने वहां पर सामंत व्यवस्था का अंत किया, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के दौरान फ्रांस जो है वहां पर सामंती व्यवस्था जो था उसको खत्म कर दिया और आंतरिक व्यापार पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया। क्या किया? आर्थिक प्रतिबंध, जो मतलब कि आंतरिक व्यापार में जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको भी फ्रांस ने हटा दिया। लेकिन जब नेपोलियन ने स्वयं इटली को उपनिवेश के रूप में प्रयोग करना शुरू किया तो इटली वासियों ने राष्ट्रवाद की भावना जगी। अब देखिए हुआ क्या, इस बात को समझिए, और ये मैटर बड़ा गजब का है। कहता है कि भाई फ्रांस जब इटली पर कब्जा किया तब तो ठीक था, नेपोलियन बोनापार्ट जब यहाँ पर कब्जा करके यहाँ पर तमाम तरीके के जो प्रतिबंध थी उससे हटाने का काम किया, तो वहां के लोगों को लगा कि चलो हम स्वतंत्र हैं और बढ़िया तरीके से शासन, एक शासक के रूप, मतलब कि जहां जो शासन कर रहा है उसके अधीन में जी रहे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लेकिन अब यहाँ पर ये जैसे ही अपना राजतंत्र का प्रभाव बढ़ाने लगा तो इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। इन्हें लगा कि फिर मेरे ऊपर कोई न कोई विदेशी या बाहरी जो है हम पर क्या कर रहा है भाई, शासन कर रहा है। तो अब धीरे धीरे इटली में नेपोलियन बोनापार्ट के ही शासनकाल में इटली में राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी। यही कारण से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। एक यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, इटली में, है ना, इटली एकीकरण में जो नेपोलियन है उसको क्या माना जाता है? राष्ट्रवाद की भावना का जन्मदाता माना जाता है या राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है इटली में, जबकि इटली एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक राइटर है जिनका नाम है मेरियट। क्या नाम है? मेरियट। अब मेरियट ने लिखा कि नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इटली को सर्वप्रथम एकता प्रदान की। अब देखिए इटली को क्या कह रहा है, इन्होंने सर्वप्रथम एकता प्रदान की। हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए तब यहाँ पर मेरियट के बारे में याद रखिएगा, या फिर नहीं पूछा जाए तो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में इतना कंसेप्ट आ गया कि नेपोलियन के ही द्वारा इटली में राष्ट्रवाद की भावना जगा। कहीं ना कहीं नेपोलियन के द्वारा जो इटली में उथल पुथल किया गया उसी का परिणाम था कि इटली में राष्ट्रवाद की भावना जो है जगना शुरू हो गया। ठीक है, चलिए, इटली कुल लगभग 13 राज्य में था बटा हुआ, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अब हम लोग सबसे पहले इटली की भौगोलिक स्थिति समझते हैं कि भाई इटली का भौगोलिक स्थिति क्या रहा है। हालांकि इटली के भौगोलिक स्थिति के बारे में जब हम लोग इटली में एकीकरण पढ़ रहे थे वहां पर भी समझे थे। आज फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूं कि इटली के भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, और ध्यान से सुनते जाइए, हर एक चीज ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कहानी सुन रहा हूं। इटली के जो भौगोलिक स्थिति है और वहां की सांस्कृतिक है, ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इकाई है, वहां की सांस्कृतिक और भौगोलिक दोनों। उत्तर में देखिए, अगर उत्तर में हम बात करते हैं तो अल्पस पर्वत और 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। आप एक काम कीजिएगा, एटलस ले लीजिएगा, है ना, और एटलस आपके पास होना चाहिए। जैसे मैं इटली के उत्तरी भाग को देखने बोलूंगा तो जैसे देखिएगा इटली के उत्तरी भाग वो अल्पस पर्वत और 3 तरफ सागर से घिरा हुआ है। अगर नहीं विश्वास है तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूं। देखिए ये वाला इसके उत्तरी भाग है और ये ऑस्ट्रिया के बीचों बीच इस तरह से अल्पस पर्वत आया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है अल्पस पर्वत। इसके बाद ये देख रहे हैं तीनों तरफ से क्या है, ये सागरों से घिरा हुआ है। तो एक चीज क्लियर हो गया, इसका भौगोलिक स्थिति। परिणाम क्या होता है, अगर इस तरह से भौगोलिक खंड में बटा हुआ है तो यहां पर दुश्मनों को भेजना दिक्कत होता है ना, पहला हो गया। दूसरा देखिए, अब दूसरा इसमें क्या है कि उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है वहां पर सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य है, जहां
सेवाई वंश का शासन चल रहा था। तो सार्डिनिया पिडमोंट कौन है भाई? देखिए ये वाला जो है सार्डिनिया पिडमोंट है, ये भी इटली का भाग है ना। और यहाँ पर कौन सा है? सेवाई का भाग है। उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश हैं जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है। अब देखिए ये वाला एरिया जो आप देखेंगे ये ऑस्ट्रिया है, तो इसकी पूर्वी भाग पर जो है इधर है ना क्या है? ऑस्ट्रिया का अधिकार है। क्लियर हो गया? यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया है, तो इन सारे खंडों को फिर एक साथ एकजुट किया जाता है। मध्य में अगर देखें तो पोप का अपना स्वतंत्र राज्य, अब देखिए पोप जो है यहाँ पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुका है। ये आप एक मोटा मोटी मान करके चलिए उसकी भौगोलिक स्थिति है। और दक्षिण में देखेंगे तो नेपल्स और सिसिली थे, बुर्बो वंश का शासन था। परमा, मोडेना, टस्कनी स्वतंत्र राज्य थे और उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव थोड़ा बहुत जमा हुआ था। तो सिसिली वाला एरिया कहाँ है? देखिए सिसिली का अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सिसिली वाला एरिया, ठीक है, नेपल्स। तो ये सारे एरिया में भी अलग अलग शासक शासन कर रहे थे, ठीक है। कुल मिलाकर के इसकी भौगोलिक स्थिति और जो छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था हम लोग उसको समझ गए। अब इसके साथ आगे की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति समझ में आ गया, अल्पस पर्वत से घिरा हुआ है, पोप का यहाँ पर राज्य है जिसका अपना शासन चल रहा है ना। तो इटली के एकीकरण में बाधा कौन है? अगर हम बाधा के रूप में पूछे तो सबसे बड़ी बाधा है, अगर कुछ और नहीं तो भाई इटली के सबसे बड़ी बाधा बने हैं वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, है ना। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि वो मजबूत राज्य के रूप में उभर जाता। कहा जाता है कि अगर वो इटली का एकीकरण हो जाता तो भाई जितना उसका भौगोलिक दृष्टि से सुरक्षित या जितना अच्छा था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बराबरी में आ जाता। तो पहला हम लोग देख लें कि इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना। क्या विदेशी प्रभुत्व? उधर ऑस्ट्रिया है, फ्रांस का भी प्रभुत्व था, है ना। और ध्यान रखिए इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव, परमा की रानी लुइस ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। जो इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था वहां पर आप देखिएगा जो परमा वाला एरिया वहां की रानी लुइस ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इसका भौगोलिक स्थिति भी एक मुख्य बाधा बनी। अल्पस पर्वत वाला एरिया ये भी एक बाधा था, या फिर जो छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था वहां पर आप देखेंगे यातायात की साधन कम है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी कम होती थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक बाधा का रूप धारण किया हुआ था। पोप अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता था। जो रोम में पोप का राज्य था, जो राजधानी हुआ करता था, वो अपना वहां पर प्रभुत्व बनाया रखना चाहता था। ये चाहता नहीं था कि इटली में कोई एक ऐसा शासन हो जो भाई क्या करे, पोप का शासन हो, ऑस्ट्रिया वगैरह का प्रभाव वो समाप्त हो जाए। देखिए हर एक बाधा को ध्यान से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। इटली का एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए इस बारे में राजनीतिक एकमत नहीं थे। तो यहां भी एक बहुत बड़ी बाधा थी। जब इटली के एकीकरण के बारे में लोग सोच रहे थे तो सोचते थे कि आखिर इटली के एकीकरण किस रूप में किया जाए। भाई आदर्शवाद का ध्यान रखा जाए या फिर राजनीतिक या धार्मिक या भाषाई, किस आधार पर किया जाए। तो इसमें सभी लोग आपस में बटे हुए थे, ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि इटली का एकीकरण होगा किस आधार पर, ठीक। अब आगे चलिए। मैजनी और गैरीवाल्डी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में करना चाहते थे। देखिए कैसे बटे हुए हैं। जियोबार्टी का संघीय राज्य का सिद्धांत दिया था और वह चाहता था कि पोप के अधीन इटली के सभी राज्यों के एक संघ का समर्थन हो, मतलब पोप के अधीन एक इटली का राज्य बने। मतलब इटली का एकीकरण किसके अधीन में हो? तो पोप के अधीन में हो। जबकि गैरीवाल्डी हो या फिर मैजनी हो, ये चाह रहा था कि इटली एक गणराज्य के रूप में उभर करके आए और इटली के गणराज्य के रूप में या गणराज्य संघ के रूप में एकीकरण किया जाए। क्लियर? इटली नेपोलियन के पतन के बाद पुनः सामंतवादी तथा जागीरदारी प्रथा स्थापित करना चाहता था। अब फिर से इटली के वासी जो थे, वहाँ के जो सामंतवादी लोग थे, जागीरदार लोग थे, उन लोग चाह रहे थे कि इटली में फिर से क्या हो, सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हो जाए, फिर से क्या हो, यहाँ पर जागीरदारी प्रथा स्थापित हो जाए। परिणाम क्या होगा भाई? उसका वर्चस्व बढ़ जाएगा। जबकि नेपोलियन बोनापार्ट ने इन व्यवस्थाओं को क्या कर चुका था? यहाँ पर समाप्त कर चुका था। इटली में अभी भी भूमि महत्वपूर्ण संपत्ति थी और परंपरागत संपत्ति, सामाजिक तथा राजनीतिक मान्यताएं
उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो इटली का अभी भी देखिए पूरे दुनिया औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति के चरण में गुजर रहा है, पूरे दुनिया औद्योगिक दौर से गुजर रहा है, लेकिन इटली अभी भी यहाँ पर भूमि को परंपरागत संपत्ति समझ रहा है और अभी भी ये कृषि पर डिपेंड है, अभी भी उसी चीज को अपनाए हुए है ना, औद्योगिक क्षेत्र को अपनाया हुआ नहीं है। तो ये काफी बाद में आता है। आर्थिक विषमताएं, इटली जो दक्षिण इटली है वो ग्रामीण इलाका थे, उत्तरी इटली है वो अर्ध औद्योगिक था। मतलब कि कहने का ये है कि यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं आप इटली के एकीकरण में जो बाधा आ रही थी, आर्थिक विषमता भी बहुत बड़ा रोल निभा रहा था। क्यों निभा रहा था? उत्तरी ग्रामीण इलाका है, दक्षिणी इटली, उत्तरी इटली है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अर्ध औद्योगिक जो है शुरुआत हो गई थी, है ना। तो अभी भी दक्षिणी एरिया वाले लोग खेती कर रहे थे, उसी पे जी रहे थे, सामंतवादी व्यवस्था को वहां पर फिर से बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था। तो ये सारे तत्व जो थे इटली के एकीकरण में बाधा बन रहे थे। तो हम लोग समस्या ढूंढ लिए कि आखिर समस्या क्या क्या है इटली में। अब जो भी शासक होंगे इन्हीं समस्याओं को समाधान करते हुए इटली का एकीकरण करेंगे। तो इटली का एकीकरण करने में अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं जो सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक, पहला, उक्त बाधाओं के बावजूद भी इटली में स्वतंत्रता, समानता तथा देश प्रेम की भावना अधिक समय तक दबी नहीं रह सकती। ये देश का है, ये नेचर का भाई रूल है, कह सकते हैं कि इसके विरुद्ध नहीं जा सकता। कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक ये दब करके नहीं रह सकता। अगर रहता तो फिर भारत आज अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं पाती या अंग्रेज भारत छोड़ करके नहीं जाते। इटली के कुछ देशभक्तों ने मिलकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष जारी कर दिया और इटली में कई गुप्त संस्थाएं की स्थापना होने लगी। अब इटली में जो व्यक्ति हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया कि स्वतंत्रता संघर्ष शुरू करने लगा और ये लोग जो है एक गुप्त संस्था बनाना शुरू कर दिया। उस गुप्त संस्था के माध्यम से क्या कर रहा है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि किस तरह से शोषित हो रहे हो बाहरी शासकों के द्वारा। ठीक है, ये गुप्त संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फाइनली इसमें हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो कार्बोनरी है। कौन सी संस्था है? कार्बोनरी। तो कार्बोनरी भी एक गुप्त संस्था था, ध्यान रखिएगा। कार्बोनरी में जो है ये क्या है, एक गुप्त संस्था था। यह 1810 ईस्वी में, है ना, 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। कहां पर? नेपल्स में पहली बार ये एक गुप्त संस्था के रूप में कार्बोनरी आई थी और ये गुप्त संस्था 1810 में स्थापित किया गया था। यह संस्था कोयला झोंकने वाला का था। किसका था? कोयला झोंकने वाला का। जो कोयला झोंकते थे मजदूर लोग, उसका था। इसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हो गए धीरे धीरे। ठीक है, पहली बार जब कार्बोनरी संस्था आई, एक गुप्त संस्था बनाया गया और ये एक चुली में जब फर्स्ट में स्टार्टिंग स्टेज पर था तो कोयला झोंकने वाली संस्था थी। कैसी थी? कोयला झोंकने वाली संस्था थी, उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी लोग शामिल हो गए, सभी वर्ग के लोग शामिल हो गए, यहाँ तक कि कुलीन वर्ग, सैनिक ऑफिसर, किसान, धर्मगुरु, बुर्जुआ वर्ग, ये भी लोग धीरे धीरे क्या हुआ कि कार्बोनरी जो संस्था है उसमें शामिल होने लगे। उद्देश्य क्या है भाई? विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। किसकी उद्देश्य है? तो कार्बोनरी की उद्देश्य है। हालांकि हर देश में यही उद्देश्य रहा है, ऐसा नहीं कि इटली में कोई नया उद्देश्य था। भाई विदेशियों को बाहर भगाना, संवैधानिक तरीके से वहां पर शासन स्थापित करना। ठीक है, झंडा का रंग देख लीजिए, काला, लाल और नीला है। कैसा है? काला, लाल और नीला। मतलब कि इस संस्था का अपना झंडा भी हुआ करता था। आर्थिक विकास अगर हम देखें दूसरा तत्व में तो ये आता है। पहला हम लोगों ने गुप्त संस्था देखे कि संस्था का योगदान बहुत बड़ा रहा। ये गुप्त संस्था के माध्यम से फिर धीरे धीरे इटली में कई गुप्त संस्थाएं बनी, आगे चल करके मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 80% लोग जो है कृषि पर निर्भर थे। आर्थिक विकास एक बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है। ठीक है, भूमि उपजाऊ नहीं थी, भूमि उपजाऊ नहीं थी। औद्योगिक विकास काफी देर से हुआ। बैंकिंग के साधन जो है सीमित था। व्यापार का विकास बहुत कम था। यहाँ जल मार्गों का अभाव था। मतलब कि भाई तीनों तरफ से जल से होने के बावजूद भी जल मार्गों का अभाव था। ठीक है, बड़ा दिक्कत हो रही थी। यातायात की साधन कम थी, व्यापार ठीक ठाक नहीं था इटली में। अतः 18वीं सदी के बाद कुछ विचारकों ने, जैसे फर्डिनेंडो गलियानी, सिजरे बेकारिया, पीटर बैरी, ये सारे लोगों ने आर्थिक सुधारों की ओर इटली का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इटली, वेनिस, ये सारे तो इटली
जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सदियों से आगे रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये है, जब भारत में मुगल डायनेस्टी या पुर्तगाल आ रहा था तो हम लोग देख रहे थे क्या कि इटली जो है वेनिस के वासी, अरब वासी, इटली वासी भारत के साथ व्यापार बड़ा जोरदार तरीके से कर रहा था, अर्थव्यवस्था बढ़िया होती। तो ध्यान रखिए, ये जो घटना आप जिक्र करते हैं वो पुनर्जागरण से पहले की घटना का जिक्र करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर इटली एकीकरण के बात कर रहे हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की स्थिति को। ठीक है, कि 18वीं शताब्दी में इटली का क्या स्थिति हो गया और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या स्थिति, तो इस चीज को हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए 1790 से 1829 के मध्य फर्डिनेंड तृतीय ने, है ना, फर्डिनेंड तृतीय ने टस्कनी में आर्थिक एवं औद्योगिक सुधार लागू कर दिया। कहां पर? टस्कनी जो देश है वहां पर इन्होंने क्या किया? आर्थिक और औद्योगिक सुधार लागू किया। इटली वासियों ने आर्थिक सहयोग और एकता में इटली एकीकरण का भविष्य अब देखने लगे। पहली बार ऐसा हुआ। उत्तर व मध्य इटली में शीघ्र ही रेलवे लाइन बिछाया जाने लगा, क्योंकि ये दौर रहा है कि पूरे दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही है। तो यहाँ पर भी रेलवे का विकास किया जाना शुरू हुआ ताकि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके, है ना। और भाप के इंजन का प्रयोग शुरू हुआ। 1854 ईस्वी में इटली ने पहला रेलवे इंजन जेनेवा में बनाया। ठीक है, ये बात को ध्यान रखें। इटली में अगर हम रेलवे इंजन के विकास या रेल विकास की बात करते हैं तो रेलवे इंजन का पहला कारखाना 1854 में इटली में लगा है, काफी बाद में। 1835 में गिल्ड व्यवस्था पूरा का पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, 1845 में गिल्ड व्यवस्था जो है पूरा का पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। गिल्ड पद्धति बड़ा इसका बुराई है अर्थव्यवस्था का, है ना, गिल्ड सिस्टम में। तो दूसरा देख लिए। तीसरा देखिए, प्रारंभिक विद्रोह भी सहायक हुआ इटली के एकीकरण में। बहुत अच्छा इसका योगदान रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं रहा है। अब प्रारंभिक में क्या है इसका? 1820 ईस्वी के जो स्पेन में विद्रोह हुआ, ठीक है, 1820 के स्पेन के जो विद्रोह हुआ उससे प्रेरणा पाकर नेपल्स एवं पिडमोंट की जनता ने वहां की शासकों से संविधान की स्थापना करने की मांग की। तो एक यहां पर रखिए, स्पेन का युद्ध 1820 में हुआ, ठीक है, और स्पेन में विद्रोह हो गया। और यहां पर भी अब जनता क्या कर रही है भाई? संवैधानिक तरीके से मांग कर रही है। कहां पर? नेपल्स और पिडमोंट में। पहला विद्रोह नेपल्स में हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया ने उसे दबा दिया। पहला विद्रोह हुआ क्योंकि इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया ने बड़ी शक्ति के साथ उस विद्रोह को क्या किया? कुचल दिया। नेपल्स की तरह पिडमोंट और लोम्बार्डी में भी विद्रोह हो गए। क्या हुआ? नेपल्स की तरह अब पिडमोंट और लोम्बार्डी में भी विद्रोह हो गया, अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करने लगा। लेकिन फिर भी यहां पर ये सारे विद्रोह जो है क्या हो गया? असफल हो गया। कोई बात नहीं, विद्रोह है, असफल हो रहा है, लेकिन लोगों में जो भावना जग रही है, जो चीज के बारे में लोग जान रहे हैं, अब वो तो समाप्त नहीं होगा ना। वो चीज तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। राजतंत्र जितना रूढ़िवादी तथा प्रतिक्रियावादी होते गई, इटली जो है उतनी ही उदारवादी तथा देशभक्ति से प्रेरित राष्ट्रवाद होते गया। मतलब कहने का यह है कि अब प्रारंभिक विद्रोह हो रहा है जगह जगह में। अब संवैधानिक तरीके से लोग मांग कर रहे हैं, संवैधानिक शासन की मांग कर रहे हैं। और सरकार अपनी शक्ति के साथ जब उसे कुचल रहा है तो सरकार की शक्ति, उसकी रूढ़िवादी, उसकी मतलब की क्रूरता, उसकी निरंकुशता सब सामने आने लगा। और जब सब सामने आने लगता है तो स्वाभाविक है देश में, समाज में वैसे कोई जरूर व्यक्ति उभर करके आते हैं जो कि उन सारे चीजों को क्या करने का काम करता है भाई? हटाने का काम करता है, लोगों में राष्ट्रवाद जगाने का काम करता है। फ्रांस में 1830 की क्रांति होती है, ठीक, फ्रांस में 1830 की क्रांति होती है। इटली में एक बार फिर विद्रोह शुरू हो गया। जैसे फ्रांस में 1830 वाला क्रांति हुआ, फिर से इटली में एक बार क्या हुआ? यहाँ पर विद्रोह शुरू हो गया। परमा और मोडेना के राज्य के से शासकों को शासन से निकाल दिया गया। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे शासक थे उसको भगा दिया गया। ऑस्ट्रिया ने पुनः विद्रोह को कुचल दिया। अब फिर ऑस्ट्रिया क्या उस पर शक्ति पाया, ऑस्ट्रिया ने उसे कुचल दिया और कुचलने के बाद फिर से वहां पर शासन को स्थापित किया। 1820 से 30 के बीच हुए विद्रोह भले ही असफल हो गए, किंतु एक बात सिद्ध कर दिया कि अब इटली को एकीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। छोटे छोटे जब बार बार विद्रोह हो रहे हैं, बार बार आंदोलन हो रहे हैं, तो इसमें जो वहां पर शासन करता है
उसको ये बात का एहसास हो जाता है कि हम कितना दिन तक शक्ति के माध्यम से लोगों को दबा करके रखेंगे, कितना दिन तक उनके शक्ति के माध्यम से उन लोगों को कुचलने का कोशिश करेंगे। कोई भी राज्य में राष्ट्रवाद जगाने का जो सबसे बड़ा काम करता है वह है लेखक, पत्र, पत्रिका, पत्राचार। तो उसको हम लोग ये चीज छोड़ नहीं सकते। इटली के एकीकरण में लेखक, दार्शनिक और आलोचक, इन तीनों का बड़ा जबरदस्त योगदान रहा है ना। कहता 1821 के जो फास्कोल तथा रासेटी नामक महान लेखक हुए, इन्होंने क्या किया, देशभक्ति भावना जगाने का काम किया। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि जब ये लोग इटली में लोगों को देशभक्त की भावना जगा रहे थे अपने लेखों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, तो इन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया, देशद्रोह घोषित किया गया और बाहर निकाल दिया गया। ठीक, यहां तक दिक्कत नहीं। 1832 ईस्वी में सिल्वियो और पोलिको ने ऑस्ट्रिया के जेल खानों का 10 वर्षीय वृत्तांत द ला मी प्रिजियोनी नामक पत्रिका में लिखा। अब देखिए, जो ये दोनों को निकाला गया, फिर जेल हुआ, तो इन लोगों ने 1832 में एक पुस्तक लिख दिया। कहां पर? ऑस्ट्रिया के जेल खानों के 10 वर्षीय वृत्तांत। ये था ला मी प्रिजियोनी। ठीक है, और ये पत्रिका में लिखा। इटली वासियों को इस लेख से पक्का विश्वास हो गया कि अत्याचारी ऑस्ट्रिया से इटली को मुक्त कराना आवश्यक है। अब यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर आपको बता दें कि अंग्रेजी शासन भारत में थी, तो अंग्रेजी शासन के द्वारा लोगों को जेल में किस तरह से बर्ताव किया जाता था लोगों के साथ, या फिर अंडमान निकोबार का जेल हो जिसको काले पानी की सजा का जेल कहते हैं ना, उसकी बात हो, या फिर अन्य जेलों में जो अंग्रेजों द्वारा उसके साथ व्यवहार किया जाता था उसकी बात हो। अगर आप ध्यान से देखें तो भगत सिंह जेल में रह करके आंदोलन शुरू कर दिया, जेल में रह रहे लोगों के स्थिति के सुधार के बारे में मांग किया, और उससे लोगों को पता चल गया कि बाहर ही नहीं बल्कि जेल के अंदर भी लोगों के साथ अंग्रेज किस तरह से सलूक करते हैं, उसका जो छाप है पूरे देश के देशवासियों के मस्तिष्क पर पड़ा। इसी तरह से यहां पर भी हुआ कि जब उन्होंने जेल से 10 साल के वहां की स्थितियों के बारे में लामी प्रिजियोनी नामक पत्रिका में छपवाया, तो उससे पूरे के पूरे इटली वासियों को पता चला कि किस प्रकार से ऑस्ट्रिया व्यवहार कर रही है, जेल के अंदर अत्याचार कर रही है। अब कोई उपाय नहीं है, ऑस्ट्रिया से हमें मुक्ति होना ही होगा। 1843 ईस्वी में जियोबर्ती एक दार्शनिक एवं देशभक्त था। ये कोई राजनीतिक सेनापति नहीं था, ये एक दार्शनिक था, देशभक्त था। उन्होंने अपनी पुस्तक इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता में इटली के राज्यों के संघ की वकालत कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कहीं ना कहीं लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्या रहा? लेखकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब मेजनी के बारे में करते हैं। मेजनी और युवा इटली, या जिसको यंग इटली कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मेजनी से एक सवाल आता है अंग इटली के बारे में। ठीक है, जोसेफ मेजनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। क्यों? वह स्वप्न देखा करता था कि कभी ना तो कभी इटली का भी उद्धार होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इटली का एकीकरण नहीं होगा या इटली स्वतंत्र नहीं होगा, है ना। कभी ना कभी तो इटली का उद्धार होगा। 1830 ईस्वी के क्रांति के पूर्व वह कार्बोनी का सदस्य था, जो गुप्त संस्था बनी थी, है ना, कोयला झोंकने वाले, उसके बारे में जो मैंने बताया। और वह क्रांति में भाग लेना शुरू कर दिया। क्या किया? क्रांति में भाग लिया। किस क्रांति में? जो 1830 की क्रांति हुई थी। क्रांति दमन हो जाने के बाद उसे बंदी बना करके सेरबोना के दुर्ग में भेज दिया गया। ठीक है, उसे क्या किया गया? बंदी बना करके सेरबोना के दुर्ग में भेज दिया गया। थोड़ा सा यहाँ उसे बंदी छूटा हुआ है, तो यहाँ बंदी लिख लीजिएगा, है ना। क्या लिखिएगा? बंदी। तो उसे बंदी बना करके, ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ उसे बंदी बना करके सेरबोना के दुर्ग में भेज दिया गया। बाद में उसे इटली से भी बाहर निकाल दिया गया। किसको? भाई सोचो, मेजनी को। मेजनी 1830 के क्रांति में भाग लिया। उस क्रांति की असफलता के बाद मेजनी को बंदी बना करके
स्रेवेना के दुर्ग में भेजा गया। फिर उसके कुछ समय बाद इसे देश से निकाल दिया गया। ये बेचारा देश विदेश में घूमता रहा, ठीक है, पूरा भ्रमण किया, देश विदेश में मैजनी जो है घूमता रहा और 1831 ईस्वी में फ्रांस पहुंचा। घूमते घूमते कहां पहुंचा? फ्रांस पहुंचा, ठीक है। कौन? मैजनी 1831 ईस्वी में फ्रांस पहुंच गया। वहां उसने युवा इटली, ठीक है, युवा इटली जिसको यंग इटली है, एक संस्था बनाई। कहां पर बनाया? ये फ्रांस में, इटली में नहीं बना है ये, ठीक है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए देश से बाहर निकले, है ना, भारत से बाहर निकले और भारत से बाहर जाकर के जर्मनी गए, इटली गए, जापान गए, विभिन्न देशों में भ्रमण किया और विभिन्न देशों में जाकर के जगह जगह पर गुप्त संस्थाएं बनाया, ठीक है। उसके बाद कई ऐसे संस्थाएं बनाए जिसमें से सैनिकों को बहाल किया गया। उसी तरह से मैजनी भी क्या किया कि जब फ्रांस पहुंचा तो फ्रांस में युवा इटली या यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया, जिससे इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र ही कार्बोनरी का स्थान ले सके। अब इस बात को ध्यान रखिए, नोट में मैंने लिखाया कि मैजनी ने कहा था आदि मैं, है ना, आदि मैं क्रांति लानी है, तो नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। युवक समाज के हृदयों में असीम शक्ति छिपी होती है। यदि क्रांति लानी है, ठीक है, मैं नहीं होगा, यदि क्रांति लानी है, ध्यान रखिएगा, यदि क्रांति लानी है तो क्या करो? नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। क्यों? युवक समाज के हृदयों में असीम शक्ति छिपी हुई होती है। तो ये मैजनी का स्टेटमेंट था। जैसे ही आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए कि नवयुवकों के हाथों में दे दो, भाई नवयुवक के पास बहुत एनर्जी और शक्ति होती है, वैसे ही आपका आंसर जाएगा किसके ऊपर? मैजनी के ऊपर। मैजनी के अंग इटली का विशेष क्या था? सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान हो, ठीक है, ये था। फ्रांसीसी क्रांति के पवित्र सिद्धांत जो थे, समानता, स्वतंत्रता और मानवता, इसको भी उन्होंने अंग इटली में शामिल कर लिया। इटली के लोगों को शिक्षित कर यह अनुभव करवा रहा था कि इटली एक राष्ट्र है, ठीक है। अंग इटली के लिए फिर आगे चल करके सैनिक शिक्षा के लिए व्यवस्था भी किया गया। मैजनी के विषय में कहा जाता है कि शून्य क्षितिज से मानो उसे यह आह्वान मिला था कि तुम्हारे ही हाथों से इटली का कल्याण होगा और तुम ही स्वतंत्र इटली का नेतृत्व करोगे। मतलब एक ये कहावत कहा जा रहा था, ऐसा कभी उन्हें एहसास हुआ था। जैसे आप बिरसा भगवान के बारे में सुनते हैं, बुद्ध भगवान के बारे में सुनते हैं, महावीर जी के बारे में सुनते हैं, उसी तरह से मैजनी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें इस तरह से एहसास हो गया था, कभी वैसा सोए हुए थे और उस दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि तुम ही एक व्यक्ति हो जो कि तुम्हारे हाथों ही इटली का कल्याण होगा और तुम ही इस इटली के एकीकरण का नेतृत्व करोगे, ठीक है। तो ये मैजनी के विषय में कहा जाता था। मैजनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिया। ये 3 नारे ध्यान रखिएगा। क्या है 3 नारा? परमात्मा में विश्वास रखो, पहला, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ, ठीक है, सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ, और इटली को मुक्त कराओ। ये 3 नारा था जो अंग इटली का या अंग इटली नामक संस्था का था, जिसको मैजनी ने स्वयं दिया था। मैजनी के इस प्रयास से ऐसे नवयुवक मिल गया जिसमें देशभक्त का अपार जोश और इटली की एकता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। मतलब इटली में मैजनी के नेतृत्व में ऐसे ऐसे नवयुवक आए, उसके समक्ष ऐसे ऐसे नवयुवक मिला कि मानो भाई उसमें इतना एनर्जी हो, इतना जोश और जुनून हो कि इटली के एकीकरण के लिए वो किसी भी सीमा रेखा को पार करने के लिए तैयार है। जैसे आप देखेंगे अग्निवीर के विरोध में क्या हुआ, नवयुवक इस तरह से भड़के कि मानो वो रेलवे की नहीं पूरे देश की संपत्ति फूंक देंगे, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर हम देखते हैं, हालांकि वो गलत था, यहां पर हम देखते हैं कि उसी तरह के मैजनी के साथ जो है क्या मिला? नवयुवक मिला। कहां का? इटली का, ठीक। युवा इटली एक गुप्त संस्था थी, ठीक है, यंग इटली या युवा इटली, इसी को अंग इटली कहते हैं। तो हो सकता है आपसे पूछे कि किस प्रकार की संस्था थी? गुप्त संस्था थी।
साउथगेट ने लिखा, मैजनी एक कवि, आदर्शवादी, विचारक और क्रांति का अग्रदूत था। मैजनी एक कवि, आदर्शवादी, विचारक और क्रांति का अग्रदूत था। ये साउथगेट वाला लिख रहा है, नाम है उसका साउथगेट, ठीक है, दक्षिण डोरनी, साउथगेट। अब आते हैं उदार राजतंत्रवादी विचारधारा, ये भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ देशभक्त उदारवादी राजतंत्र के माध्यम से इटली को स्वतंत्र कराना चाहते थे। बिल्कुल उदार मतलब मध्यम वर्गीय वाले लोग, ठीक है। वे सार्डिनिया पिडमोंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली को विदेश की सत्ता से क्या करना चाहते थे, मुक्त कराना चाहते थे। उन्होंने अनेक आर्थिक और सैनिक सुधार किया और यह घोषणा की, जब समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व इटली की वेदी पर बलिदान किया जाएगा। ये उदार विचारधारा वाले, मध्यम वर्ग वाले हैं, ठीक है। और इस तरह के ये विचारधारा लोगों के अंदर झोंक रहा था कि भाई जब समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व इटली की वेदी पर के बलिदान चढ़ जाएगा, उसका भेंट हो जाएगा। इस घोषणा से कई राष्ट्रवादियों को यह विश्वास हो गया कि इटली की स्वाधीनता तथा एकीकरण का सच्चा नेतृत्व पिडमोंट का शासक ही करेगा, है ना। कहां के शासक करेगा, पिडमोंट के शासक करेगा। चलिए आगे आइए और पोप की उदारता देखते हैं इटली के एकीकरण में कि इसकी उदार नीति क्या रही है। पोप ग्रेगरी, ठीक है, पोप ग्रेगरी 16वां था, जिसका देहावसान मतलब मृत्यु हो गया था 1686 ईस्वी में। उसके बाद आप देखेंगे पायस 9वां पोप बना था, ठीक है। ग्रेगरी जो है, ग्रेगरी 16वां की मृत्यु हुई 1846 में। रोम में पोप कौन बना भाई, पायस 9वां, ये पोप बनता है। यह उदार प्रवृत्ति का था, उदार विचारधारा का था। उसकी रियासतों में राजनीतिक बंदी छोड़ दिए गए। जब ये पोप बना तो जहां पोप का राज्य चलता था, जहां पोप का शासन चलता था, वहां पर जो भी बंदी थी, राजनीतिक बंदी जिसको कैद कर रखा गया था, उसको छोड़ दिया गया और प्रशासन में कई तरह के सुधार किए गए। जो देश के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उसमें बदलाव कर दिया इन्होंने। इससे मेटरनिक भयभीत हो उठा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया वाला मेटरनिक भयभीत हो उठा और ऑस्ट्रिया की सेना पोप के नगर फेरारा में घुस गई। बोला कि भाई अब तो गड़बड़ है, ये पोप आया नवम, ये बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो मेटरनिक अपनी सेना के साथ क्या किया, नगर फेरारा में घुसा दिया। बोले जाओ, कोई उपाय नहीं है, पोप पर दबाव डालो। और जब दबाव डालने का प्रयास किया गया तो पोप ने उनके दबाव को स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे बातों को उन्होंने बताया, लेकिन मेटरनिक के बात ही स्वीकार नहीं किया, ऑस्ट्रिया के बात को स्वीकार नहीं किया। चार्ल्स एल्बर्ट ने पोप की सहायतार्थ सेना भेज दी। अब चार्ल्स एल्बर्ट जो है, इन्होंने पोप के सहायता के लिए अपना सेना भेज दिया। यूरोपीय कैथोलिक के विरोध से मेटरनिक घबरा गया। क्या हुआ, मेटरनिक घबरा गया और उसने अपनी सेना वहां से हटा ली। मेटरनिक की ये पहली राजनीतिक हार मानी जाती है, ठीक है। क्या होता है, मेटरनिक का पहला राजनीतिक हार होता है। अब आइए, ऑस्ट्रिया पहली बार हारता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा 1848 ईस्वी की क्रांति और इटली। अब यहां से हमारा इटली की एकीकरण की शुरुआत 1848। क्या है इसमें भाई, फ्रांस की क्रांति 1848 का प्रभाव इटली पर भी पड़ा, ठीक है। कहां पर पड़ा, इटली पर पड़ा। इटली में 1848 के क्रांति का उद्देश्य उदारवादी आर्थिक सुधार और संवैधानिक प्रशासन लागू करना था। जो इटली में 1848 की क्रांति हुई उसका जो प्रभाव पड़ा फ्रांस वाला, यहां पर था कि उदारवादी आर्थिक सुधार और संवैधानिक प्रशासन लागू हो। सबसे पहले नेपल्स और सिसिली के राज्यों में सुधारवादी नेताओं ने विद्रोह किया। अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सिसिली और नेपल्स दक्षिण वाला एरिया से यहां से शुरू हो गया और यहां पर मांग भी उठने लगा संविधान की। इसके बाद आप देखेंगे पिडमोंट, टस्करी पोप के राज्य में रोम तक पहुंच गया और संविधान की मांग धीरे धीरे बढ़ने लगा। मार्च 1848 तक इन तीनों राज्यों में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना भी हो गई। ये जो आप देखेंगे सिसिली, नेपल्स, पिडमोंट वाला एरिया में, रोम वाला एरिया में, तो इन सारे एरिया में क्या हुआ, वैधानिक की मांग हुई और मांग होने के बाद यहां पर फाइनली लागू भी हो गया 1848 के अंतिम तक, ठीक है। मार्च तक क्या हुआ, लागू हो गया। इटली के कंधों से ऑस्ट्रिया का जुआ उतार फेंकने का जोश अब युवाओं में दिखने लगा।
जो इटली के कंधों पर ऑस्ट्रिया का राजनीतिक जुआ था, उसे अब ये लोग उतारने का प्रयास करने लगे। उसमें ये चीज इसे युवाओं में दिखने लगा। मिलान में विद्रोह होने से वायसराय भाग गया। अब जगह जगह विद्रोह हो रहा है, वहां के राजा जो है अब शुरू किया है भागना। तो सबसे पहले मिलान के राजा था, वायसराय जो था, वहां से भागा। यहां तंबाकू दंगे शुरू हो गए, सिगरेट पीने वालों पर प्रहार किया गया। तंबाकू दंगे और सिगरेट पीने वाला जो है, इसको समझिए, जो उस एरिया में, मिलान वाला एरिया में कोई अगर सिगरेट पीते दिखा, कोई धुआं उड़ा रहा है सिगरेट पी करके, तो ये युवा उसके ऊपर जबरदस्त प्रहार करते थे, जबरदस्त तरीका से उसके ऊपर विद्रोह करते थे, अटैक करते थे। मतलब नशा मुक्त वाला काम यहाँ पर शुरू हो गया, बहुत जरूरी था। देश में जो कानून लागू होती है ना, हम शराब मुक्त है, शराबबंदी है, या फिर नशा मुक्त देश घोषित करना चाहते हैं, राज्य घोषित करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार के कानून से वो राज्य जो है नशा मुक्त हो जाए। एक ही शर्त पर होगा, जब उसमें जनता का सहयोग होगा। अगर शराब पीते लोगों को जनता देख ले और वो जनता उस पर टूट पड़े और उस पर किसी प्रकार के फाइल केस दर्ज ना हो, तो निश्चित रूप से समय में क्या होगा कि जनता के डर से लोग शराब पीना बंद कर देंगे। जनता के डर से पूरे राज्य में नशा मुक्त जो है हो सकता है। और अगर जैसे बगल में पी रहा है चुपके हम देख रहे हैं, सरकार थोड़ी देख रहा है, पुलिस, सरकार का आदमी पुलिस है, पुलिस थोड़ी देख रहा है, तो भाई ये नशा मुक्त तो है नहीं। हम तो देख रहे हैं आसपास पड़ोसी वाले पी रहे हैं, गुटखा, पान, सिगरेट, धूम्रपान सब कर रहे हैं। हालांकि ये मत करना, सेहत के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। जीवन रहते ही आप मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे, नाना रकम के कैंसर और बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, और इतना दर्दनाक कैंसर होगा कि लगेगा कि भाई हमने क्यों इसको अपनाया था, ठीक है। तो जनता का सहयोग होना चाहिए। यहां पर जब हम देखते हैं इटली के कंधों से जब उतारा, मतलब कि राजनीतिक जुआ फेंकने का काम किया लोग, नवयुवक ने अब बोला कि अब नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया का किसी प्रकार से शासन नहीं मानेंगे। यहां पर मिलान में विद्रोह हुआ और तंबाकू दंगे हुए, कोई भी व्यक्ति नशा नहीं कर सकता था। काउंट कावूर जो इस समय रिसार्जिमेंटो नामक पत्र का संपादक था, राष्ट्र के नाम अपील में कहा, सार्डिनिया के राज्य के लिए महान निर्णय का अवसर आ गया। सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण होता है ना। सरकार और संपूर्ण राष्ट्र का केवल एक ही कर्तव्य है कि तुरंत युद्ध छेड़ दे। अब जब से ही माहौल गर्म था, तो इन्होंने आगे चल करके कावूर के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो कावूर पहले ये रिसार्जिमेंटो का ये संपादक था, एक पत्रिका चलती थी, उसी में इन्होंने कहा कि ये समय आ गया है, सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण होगा भाई। अगर सार्डिनिया के व्यक्ति चाहता है, सरकार, राजा चाहता है वहां पर, तो तुरंत वो क्या करे, युद्ध को छेड़ दे, समय ना गवाए। 23 मार्च 1848 को सार्डिनिया के सम्राट चार्ल्स एल्बर्ट ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया पहली बार। तो यहां पर हम देखेंगे आगे चल करके, ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा और ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। सार्डिनिया के ही नेतृत्व में क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ है, ठीक है। किसके नेतृत्व में, सार्डिनिया के नेतृत्व में। 23 मार्च 1848 को यहां पर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया के विरुद्ध, अब जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली का राज्य युद्ध छेड़ता है। स्थान स्थान पर ऑस्ट्रिया को पराजित होना पड़ रहा था, जगह जगह उसे हराया जा रहा था। दुर्भाग्यवश इटली की एकता की यह लहर अल्पकालिक सिद्ध हुआ, हालांकि असफल हो गया, ठीक है। पोप जो है डर से पीछे हट गया। जो पोप ने फर्स्ट टाइम में नवम जो था वो मानने को तैयार नहीं था, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में था, लेकिन अब इस बार पोप डर से पीछे हट गया। फर्डिनेंट अपनी सेना को क्या किया भाई, हटा लिया और चार्ल्स युद्ध में अकेला पड़ गया, ठीक है। सार्डिनिया के चार्ल्स राजा जो है युद्ध में अकेला पड़ गया। ऑस्ट्रिया की शर्तें पर आत्मसमर्पण करना पड़ा, फलस्वरूप लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का फिर से अधिकार हो गया। जो जीता गया प्रांत था उसको फिर से उसे देना पड़ गया। इन्हीं दिनों मैजनी पुनः लौट करके इटली आया था। मैजनी को जो कि 1831 में देश से बाहर निकाल दिया गया था ना, तो वो फिर से अब लौट करके कहाँ आया था, ऑस्ट्रिया, मतलब कि वो फ्रांस से फिर भारत आया, सॉरी भारत बोलते हैं,
इटली आया था। अब उग्र गणतंत्रवादी दल राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने करने लगा? मैजनी के हाथों में आ गया। जैसे सुभाष चंद्र बोस अगर देश से बाहर जा रहा था और बाहर से वो होते हुए जापान वाला एरिया से अगर भारत आता, तो मैं मान करके चलता हूं कि इतिहास की पन्ना में कुछ और होता। क्या? सारे नवयुवक, सारे क्रांतिकारी, सारे वीर सपूत जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आंदोलन करते हैं और 1945 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करते। ठीक है। फिर तो उसी तरह से जब मैजनी आया भारत, इटली आया वापस, अपना देश वापस आया, तो सारे जितने भी लोग थे उसके नेतृत्व में आंदोलन करना शुरू कर दिए। अब उनके नेता कौन हो गए? उनका नेता मैजनी हो गए, है ना। और उग्र गणतंत्रवादी दल राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। मैजनी इस दल का नेता बन गया। उसने कहा चार्ल्स एल्बर्ट कमजोर निकला। जब चार्ल्स एल्बर्ट आत्मसमर्पण कर दिया ऑस्ट्रिया के समक्ष और सारे राज्य को वापस कर दिया, तो मैजनी ने कहा कि चार्ल्स एल्बर्ट कमजोर निकला और पोप पायस नवम अस्थिर सिद्ध हुआ। भाई यही ना अपना सेना वापस ले लिया था, पीछे टांग हटा लिया था पायस नवम। ठीक है, ये अस्थिर सिद्ध हुआ। अब सर्वसाधारण द्वारा स्वतंत्रता युद्ध आरंभ किया जाना चाहिए। अब जो है जनता युद्ध आरंभ करेगा। ये मैजनी का भाषण था, ये मैजनी कह रहा था। ठीक है, कि कहीं ना कहीं चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया वाला भी तो कहीं ना कहीं क्या निकला है भाई? ये कमजोर निकला है। फरवरी 1849 में मैजनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई। ये सवाल आपके पूछ सकते हैं कि रोम में गणतंत्र की स्थापना कब होती है? मैजनी के नेतृत्व में 1849 फरवरी, फैब का मंथ है। पोप का साम्राज्य समाप्त हो गया। टस्कनी में भी गणतंत्र की स्थापना की गई। वहां के शासक लियोपोल्ड भागकर कहीं और चला गया। ठीक है, तो एक ये देखें, सबसे पहले रोम में इन्होंने गणतंत्र की स्थापना किया मैजनी ने। अब देखा देखी अन्य राज्य भी शुरू कर दिया। 23 मार्च 1849 को पिडमोंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष फिर से शुरू कर दिया। भाई भले उस पर लांछन लगाया कि चार्ल्स एल्बर्ट मतलब कि कमजोर निकला, कायर निकला, नहीं, वो फिर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या किया? युद्ध शुरू किया, परंतु नोवरा नामक स्थान पर हार गया। तो आपसे पूछेगा कि नोवरा का युद्ध जो है, नोवरा का युद्ध कब होता है? 23 मार्च 1849 को। ये ध्यान रखिएगा, नोवरा का युद्ध ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में होता है। फिर यहां पर हार गया। चार्ल्स सिंहासन त्याग दिया, बोला अब मैं सिंहासन पर बैठूंगा नहीं, क्योंकि इसकी दूसरी बार हार थी। अगस्त 1849 में वेनिस पर भी ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। मैजनी और गैरीबाल्डी को देश छोड़कर के भागना पड़ा। ऑस्ट्रिया इतना खतरनाक आक्रमण किया कि फाइनली आप देखेंगे कि मैजनी और गैरीबाल्डी देश छोड़कर के भाग गए, क्योंकि इन्हीं को टारगेट किया जा रहा था। इस प्रकार एकता और स्वतंत्रता का यह प्रयास भी असफल हो गया। चार्ल्स एल्बर्ट, मैजनी, गैरीबाल्डी सब देश छोड़ करके भाग गए। 1850 में पहला इटली का एकीकरण का चरण समाप्त हुआ और ये कहीं ना कहीं असफल हुआ। हालांकि असफल हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं था। अब आइए एकीकरण अर्थात की जोर। अब इटली का अगला चरण जो है, एकीकरण का अगला चरण शुरू हो जाता है। ठीक है, इटली के एकीकरण में बाधक शक्तियां जग जाहिर हो गई कि कौन कौन सी बाधा है, जिसके चलते पहला चरण में इटली के एकीकरण वाला बात जो है असफल हो गया। इटली का एकीकरण होने से कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होगी, मतलब हो ही नहीं पाया इटली के एकीकरण के लिए। अब आइए देखिए, जब एल्बर्ट जो है वो अपना राज्य सिंहासन त्याग दिया, तो उसके बाद अगला कौन बनता है? एमेनुअल। ठीक है, एमेनुअल और उसका कावुर, ये सारे मिल करके क्या करते हैं? इटली के एकीकरण में अपना योगदान देते हैं। तो अब अगला राजा आएंगे। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। जब वो त्याग पत्र दे दिया तब ये वहां का राजा बना। अब इमैनुअल द्वितीय एक वीर सैनिक, सच्चा देशभक्त और ईमानदार शासक था। बहुत अच्छा व्यक्ति था, बढ़िया शासक था। ठीक है, वह एक राजनीतिक भी था, मतलब सुलझा हुआ, समझा हुआ, समझदार राजनीतिक था। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी। पिडमोंट की जनता उसे ईमानदार का राजा कहा करता था। क्या कहता? पिडमोंट के राजा उसे मतलब पिडमोंट के जनता उसे ईमानदार का राजा कहा करता था। ये कोटेशन याद रखिएगा। मार्च 1849 ईस्वी में जब विक्टर पिडमोंट सार्डिनिया का शासक बना,
उसी समय सार्डिनिया की सेना ऑस्ट्रिया से परास्त हो चुकी थी। सोचिए कितना विकट परिस्थिति में सार्डिनिया का वो राजा बना था। क्यों? क्योंकि सार्डिनिया का सेना जो है हार चुका था ऑस्ट्रिया से, हमने बताया है ना। एल्बर्ट छोड़ करके भाग गया, राज सिंहासन त्याग दिया। विक्टर इमैनुअल ने पुनः चुनाव कराकर नई संसद से संधि की स्वीकृति ले लिया। अब फिर इन्होंने चुनाव करवाया और यहां से स्वीकृति लिया। इटली का एकीकरण का काम करना अब शुरू कर दिया। ये उसके गुणों के कारण जनता में लोकप्रियता जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा, वह लोकप्रिय हो गए। बहुत ईमानदार शासक, बहुत भयानक है। इटली के सभी निर्वासित देशभक्त पिडमोंट की ओर आकर्षित होने लगे। जो बाहर भागे थे, जिसे भगा दिया गया था, छोड़ करके भाग गए थे, अब धीरे धीरे पिडमोंट की ओर आने लगे इस राजा के चलते। एमैनुअल के भाग्य से 1850 में काउंट कावर जैसा योग्य मंत्री मिल गया, बहुत योग्य था, है ना। और फिर जिसकी गणना 19वीं शताब्दी के महान राजनीतिज्ञों में से की जाने लगी, किसका? काउंट कावर का। तो अब हम लोग कावर के बारे में पढ़ते हैं। 1810 से 61 इसका योगदान जबरदस्त तरीके से रहा। काउंट कैमिलो डी कावर का जन्म 1810 में हुआ था। कब हुआ था? 1810 में हुआ था। कहां पर? ट्यूरिन के एक कुलीन परिवार में। ज्यादा पुराना नहीं था, फिर भी समय बढ़िया हो चुका था। वह सेना में इंजीनियर के रूप में भर्ती हुआ था। पहली बार सेना में गया था, एक इंजीनियर के रूप में गया था, किंतु अपने उदार विचारों के चलते सेना से त्याग पत्र देना पड़ा था। उसको जम नहीं रहा था और 1841 ईस्वी में वहां से त्याग पत्र दे करके वापिस आ गया। 1841 तक अपनी जमींदारी का काम शुरू कर दिया। जो उसका खेतीबाड़ी था वो काम शुरू कर दिया कावर। इस दौरान कई बार इंग्लैंड और फ्रांस का भ्रमण किया। वो जाता था, आता था, है ना। कहता है कि जब वो इंग्लैंड जा रहा था तो इंग्लैंड में रह करके उसने संसदीय प्रणाली को बड़ा नजदीक से देखा, संसदीय प्रणाली को बहुत अच्छे तरीके से सीखने का काम किया और अपने देश में भी वो सोचता था कि इसी प्रकार के संसदीय प्रणाली लागू हो जैसा इंग्लैंड में लागू है। शासन प्रणाली स्थापित करने का वो काफी प्रयत्न करने लगा। 1847 ईस्वी में इल रिसार्चिमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ये शुरू किया, बेचारा अपना कमाई के लिए, ताकि इसका जीवन यापन हो सके। 1848 में वो सार्डिनिया पिडमोंट की प्रथम सांसद के रूप में चुना भी गया। सार्डिनिया पिडमोंट का प्रथम क्या हुआ? सांसद के रूप में चुना गया। और इसी सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है। इस चीज को ध्यान रखेगा, सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है। 1850 ईस्वी में उसे वित्त मंत्री भी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? वित्त मंत्री। उनका विश्वास था कि इटली का एकीकरण के लिए आर्थिक उन्नति और सैनिक शक्ति दोनों जरूरी है, और ये बिल्कुल सही सोच रहा था। बोलता है कि जब तक मेरे पास हथियार नहीं होगा, मेरे पास सेना नहीं होगा, तो हम कभी भी इटली को एकीकरण नहीं कर सकते। और इस हथियार सेना को रखने के लिए क्या करना होगा? मुझे अर्थव्यवस्था में सुधार लाना होगा, क्योंकि मेरे अर्थव्यवस्था कमजोर रहेगी तो हम उस चीज को भी नहीं कर सकते। अलाउद्दीन खिलजी कुछ इसी तरह से सोचा। जितने भी सफल शासक हुए उनके दो ही सिद्धांत देखने को मिलता है, एक अर्थव्यवस्था में सुधार और दूसरा क्या? सैनिक में सुधार। बाकी के चीज बाद में दिखाई देता है। तो कावर ने भी इसी तरह से सोचा। 1852 ईस्वी में कावर प्रधानमंत्री बनाया गया। 1852 ईस्वी में कावर जो है प्रधानमंत्री बन गया। अब कावर का विचार देखिए कैसे आगे बढ़ता है। कहता है इटली का एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। ये इसका विचार था। इनका कहना था कि सार्डिनिया के ही नेतृत्व में इटली का एकीकरण संभव है, क्योंकि अन्य कोई ऐसा राज्य नहीं जिसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया जाए, तभी ये इटली का एकीकरण संभव। जितने भी राज्यों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है, ऑस्ट्रिया का प्रभाव है, पहले उसे लड़ करके लेना होगा, पहले उसे लड़ करके छुड़ाना होगा, उसे जीतना होगा, तभी इटली का एकीकरण किया जा सकता है। ऑस्ट्रिया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता का आवश्यक था, और ये इसका सबसे बड़ा थॉट था कि ये विदेशी सहायता चाहता था। इन्हें लगा कि हम अकेले इटली का एकीकरण नहीं कर सकते, जब तक हमें यूरोप के बड़े बड़े शक्ति हमारे साथ नहीं आ जाते, इटली के एकीकरण का समस्या पूरे यूरोप की समस्या ना हो जाए, तब तक कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है कि इटली का एकीकरण संभव हो।
ठीक है, आगे चल करके हम बताएंगे कि कैसे ये इटली के एकीकरण की समस्या पूरे यूरोप की समस्या बताया, पूरे यूरोप का प्रश्न बना दिया कि इटली का एकीकरण होना चाहिए, और इंग्लैंड और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र जो है इसके समक्ष आए। क्या गजब का इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। आइए एक एक करके देखेंगे। काउर की सबसे पहले गृह नीति, गृह नीति का मतलब ये है कि सबसे पहले ये इटली में कौन कौन से काम करते हैं, तब ये विदेश नीति का प्रयोग करेंगे ना। तो सबसे पहले इसका गृह नीति समझते हैं कि आखिर गृह नीति क्या है। काउर ने मुक्त व्यापार नीति अपना करके विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया कि भाई अब इटली में मुक्त व्यापार की व्यवस्था किया जाए, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए ताकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ सके। यातायात की सुविधा पर विचार किया इन्होंने, उसका विस्तार करने का काम किया, बैंकों की स्थापना किया, सहकारी समिति खोले गए, कृषक संस्थाएं खोली गई ताकि किसानों को वो लाभ हो, है ना। उन्होंने गिरजाघरों के भूमि पर क्या किया, कर लगा दिया, उसको अपने अंडर में ले लिया। चर्च का जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया, उसे छीन लिया। अब कोई उपाय नहीं है, अगर इटली का एकीकरण चाहते हैं तो ये सारी चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो चर्च के ऊपर भी इन्होंने क्या किया, दावा पेश कर दिया। सेना में सुधार किया और जनरल ला मार्मो को सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। 90,000 सेना का एक बहुत बड़ा टुकड़ी तैयार किया। देखते ही देखते दुर्ग का निर्माण किया, जहां जहां जगह था, जहां पर सेना की जरूरत थी, विदेशी सीमाएं थी, वहां पर दुर्ग का निर्माण किया। और साथ ही साथ बोला कि भाई जल सेना का भी जरूरत है, आवश्यकता पड़े तो हम इस जल सेना का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने जल सेना का भी एक बहुत बड़ा मंडली तैयार कर लिया। ठीक है, अब काउर का विदेश नीति देखते हैं कि आखिर काउर का विदेश नीति क्या है। इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्ति होना तथा पिडमोंट के शासक की अध्यक्षता में उसे संगठित करना काउर की विदेश नीति का पहला उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कि हम ऑस्ट्रिया पिडमोंट के नेतृत्व में इटली को संगठित करेंगे और ऑस्ट्रिया के इटली के ऊपर जो ऑस्ट्रिया का अधिकार है उस ऑस्ट्रिया के अधिकार से उसे मुक्त कराएंगे। ठीक है, काउर बिस्मार्क के भांति यथार्थवादी राजनीतिक में विश्वास करता था, इसलिए वो सोचा कि हम अकेले इसे नहीं कर सकते हैं जब तक हमें इंग्लैंड और फ्रांस का सहायता ना मिले। तो इंग्लैंड से ये जानता भी था कि इंग्लैंड हमें सहायता नहीं करेगा, इसके लिए इन्होंने अच्छा अवसर ढूंढा और ये क्या किया भाई, तो ये फ्रांस से सहायता प्राप्त करना चाहा और इन्होंने क्या किया, नेपोलियन तृतीय के सहायता पाने का कोशिश किया। और उसका सबसे बड़ा जबरदस्त उदाहरण मिल गया, सबसे बड़ा जबरदस्त अवसर मिल गया क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध मिल गया, क्रीमिया के युद्ध, टर्की और रसिया के बीच में। टर्की के तरफ से इंग्लैंड और फ्रांस भाग ले लिया, है ना, ऑस्ट्रिया सहायता करने लगा। तो क्रीमिया का युद्ध जो है सबसे बड़ा अवसर था और उस अवसर का लाभ काउर ने उठाया। कौन ने उठाया, काउर ने उठाया। कहता है कि क्रीमिया के युद्ध में काउर को इंग्लैंड और फ्रांस के साथ सहयोग करने और उनकी मित्रता से लाभ उठाने का अवसर दे दिया। सोचिए ये कितना निस्वार्थ व्यक्ति था और क्या इसका दिमाग था काउर का, क्या गजब का सोचता था उस समय में, पता नहीं क्या खाता था। कहता है क्रीमिया का युद्ध जब 1854 में छिड़ा तो इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने रसिया के विरुद्ध टर्की का मदद करना शुरू कर दिया और ये चाहता था कि मुझे इंग्लैंड और रसिया का सहयोग मिले। तो ये बिना सोचे समझे, बिना शर्त, बिना कोई मतलब वादा, बिना किसी साइन, बिना किसी ट्रीटी के साथ इन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ अपनी सेना को भी थोड़ा सा भेज दिया। बोला जाओ, क्या करो, जाओ उसके साथ सहयोग करो, कोई मुझे लाभ नहीं चाहिए, हम ये सहायता आपको फ्री कर रहे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे कि भाई हम जब जीतेंगे तो हमको कुछ भाग चाहिए, कुछ हिस्सा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, काउर जो है अपनी सेना को इनके साथ मदद करने के लिए भेज दिया, बिना वचन के साथ, बिना संधि के साथ। इससे सार्डिनिया की गिनती यूरोप राज्यों में गणना होने लगी। अब सार्डिनिया पिडमोंट जो है ये भाई यूरोप के शक्ति में अपनी सेना भेज रहा है, तो बड़ा राज्य है ना, बड़ा शक्तिशाली, तो यूरोप के राज्यों में गणना किया जाने लगा कि सार्डिनिया के पास भी अपना शक्ति है। चाहता था कि इटली के एकीकरण का प्रश्न यूरोपीय शक्ति के बीच में कूटनीति का प्रश्न बन जाए और इन्होंने वही काम किया। काउर ने इतना बड़ा जुआ इसलिए खेला, सोचिए राजनीतिक जुआ इसको कहते हैं। काउर ने इतना बड़ा राजनीतिक जुआ इसलिए खेला ताकि उसे नेपोलियन तृतीय का सहयोग मिल सके। बिना स्वार्थ के अपना सेना को भेज दिया नेपोलियन की सेना में।
राजनीति का यह जुआ काउर ने बिना शर्त के साथ खेला था। मार्च 1856 में युद्ध, क्रिमिया का युद्ध समाप्त हुआ। 54 से 56 में समाप्त हो गया। हो सकता है आपसे सवाल पूछे कि क्रिमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में, है ना? 56 में समाप्त हुआ। किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो पेरिस। अब इसके बाद पेरिस सम्मेलन बुलाया जाना था। तो पेरिस सम्मेलन में सार्डिनिया, पिडमोंट को भी मतलब आमंत्रित किया गया कि भाई उसे भी बुलाओ। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से अपना रोल निभाया। काउर का योगदान गजब का है। लेकिन ऑस्ट्रिया ने विरोध कर दिया। बोला पगला, किसको बुला रहे हो? उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रिया और इधर सार्डिनिया, पिडमोंट, इटली तो एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। तो ऑस्ट्रिया ने विरोध कर दिया, गए किसको बुला रहे हो? तुम गलत कर रहे हो, ऐसा करना नहीं है। फ्रांस और इंग्लैंड का चुप, जहां बैठे हो शांति से बैठ, कोई उपाय नहीं है। उसको बुलाएंगे, वो आएगा। अब जैसे ही काउर को भेजा गया निमंत्रण, बोला आओ पेरिस सम्मेलन में। काउर आया तो काउर यही मौका तलाश रहा था। काउर को यही चीज चाहिए था। काउर ने सारा पोल खल करके, ऑस्ट्रिया का पोल खल करके उस सम्मेलन में रखा। पूरा का पूरा चित्रण किया कि इन्होंने इटली के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, किस तरह से ये बाधा बना हुआ है। और पूरी तरह से जब ये पोल खोल दिया तो भाई यूरोप वासियों को लगा, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों को लगा कि ये गलत कर रहा है, अच्छा नहीं है, बढ़िया इन्होंने नहीं किया, ये गलत किया है। अब ये पूरे यूरोप का प्रश्न बन गया। बोला कि हम तुम्हारे साथ, करो तुम एकीकरण, देखते हैं कौन रोकता है। यही तो काउर चाहता था। काउर यही तो चाहता था। तो इस सम्मेलन से काउर की संपूर्ण इटली में प्रतिष्ठा बढ़ गई। फाइनली कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। ये कोटेशन याद रखिएगा, ठीक है? क्या हुआ कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। बोलेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएगा सर? तो बनाएगा क्रीमिया के कीचड़ में और डैश देगा का जन्म हुआ, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का। उस समय ध्यान रखिए, एक लाइन में याद आ जाएगा, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ, क्योंकि क्रीमिया का युद्ध एक ऐसा अवसर था जो काउर के मार्ग को क्या किया? प्रशस्त कर दिया। काउर जिस चीज को चाह रहा था उस चीज को वो अवसर दे दिया, क्रीमिया का युद्ध, है ना? रोचक तथ्य है, मेजनी को इटली का आत्मा कहा जाता है। हो सकता है सवाल छोटा मोटा बना है। काउर को इटली का मस्तिष्क कहा जाता है। काउर भाई बहुत गजब का व्यक्ति था ना, इसका दिमाग देखा कैसे था से ये इटली का एकीकरण के पूरे क्या किया? यूरोप का प्रश्न बना दिया। तो इसका दिमाग देख रहे हो, इसलिए मस्तिष्क, ठीक है? और गैरीवाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। अब आगे हम लोग जो देखेंगे इटली का एकीकरण, जबरदस्त देखेंगे कि भाई अब नहीं तो कब, है ना? अब नहीं तो कब गैरीवाल्डी कैसे विभिन्न क्षेत्रों को जीतता है और जीत करके गैरीवाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण होता है। तो इसकी तलवार की धार अब हम लोग देखेंगे कि क्या है। हम लोगों ने देख लिया कि मेजनी की आत्मा क्या थी, है ना? किस तरह से ये चाहता था, किस तरह से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किस तरह से कहता था कि इटली का एकीकरण एक न एक दिन उसी के नेतृत्व में होगा, ठीक है? काबूर के नेतृत्व में मस्तिष्क किस तरह से वो अपना दिमाग चलाया। और अब तलवार की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आपको यहाँ पर जो भी तत्व के बारे में चर्चा किया, ये सारे के सारे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कोई बड़ा चीज नहीं था। अब तक जो हम लोग पढ़े इसमें से हो सकता है आपसे दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे। एक आध ऐसा कंसेप्ट था, फैक्ट था, है ना? एक आध ऐसा फैक्ट था जिससे सवाल बनता, बाकी यहाँ पर कंसेप्ट से ही बनेगा सवाल, ठीक है? क्या बनेगा? कंसेप्ट से ही सवाल बनेगा। लेकिन अब की जो अगला पार्ट इसको हम समझाएंगे, इसका आगे के भाग को बताएंगे। गैरीवाल्डी और नेपोलियन के नेतृत्व में, नेपोलियन थर्ड के नेतृत्व में इटली का एकीकरण, तो वहां पर आपको समझ में आएगा। ये दूसरा चरण मान करके चलिए खत्म, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में नए चीज के साथ, इसी को आगे करते हुए और आगे समझेंगे कि नेपोलियन तृतीय और गैरीवाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ, ठीक है?